एसपी साहब का नया नया ट्रांसफर होता है, वे दूसरे ज़िले में जाकर अपना कार्यभार संभालते हैं। अब जहां पर उनका पोस्टिंग हुई थी वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर उसके कुछ रिश्तेदार रहा करते थे, तो वे दिन के समय में ही मन बना लेते हैं कि आज शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाऊंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जैसे ही शाम को उनकी ड्यूटी खत्म होती है तो उसके बाद वे अपनी कार को लेकर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने घर से चल देते हैं। लगभग 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अचानक से एसपी साहब की गाड़ी खराब हो जाती है और अब शाम से धीरे धीरे रात हो गई थी। रात का समय था और रात के समय में एसपी साहब की गाड़ी एक सुनसान रोड पर खराब हो गई थी। अब इसके बाद एसपी साहब इधर उधर देखते हैं तो एक दूर से एक व्यक्ति उन्हें साइकिल पर आता हुआ दिखाई देता है। तो एसपी साहब अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद उस व्यक्ति को रोकते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि यहाँ पर आसपास कोई मैकेनिक है क्या, अगर हो तो मुझे बता दीजिए। उसके बाद जो वह व्यक्ति था वहीं का लोकल था, तो एसपी साहब को बताते हैं कि यहाँ से थोड़ी आगे लगभग 50-100 मीटर आगे एक मैकेनिक की दुकान है जहां पर आपको मैकेनिक मिल जाएगा। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो पैदल पैदल वहां से मैकेनिक की दुकान तक जाते हैं और मैकेनिक की दुकान पर जाने के बाद उसको अपने साथ लेकर सीधा अपनी गाड़ी पे आते हैं। गाड़ी पर आने के बाद जो मैकेनिक होता है वो गाड़ी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है और जांच पड़ताल करने के बाद एसपी साहब को बताता है कि साहब इसका एक पार्ट खराब हो गया है और वो पार्ट मार्केट में ही मिलेगा। अब तो रात हो चुकी है, अब उस पार्ट को ला पाना बड़ा ही मुश्किल होगा क्योंकि सभी दुकानें बंद हो गई हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब को थोड़ी सी चिंता होती है। फिर एसपी साहब उससे कहते हैं कि अब क्या होगा। तो उसके बाद जो मैकेनिक होता है उससे कहता है कि अब तो आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी, जैसे ही सुबह होगी तो सुबह के टाइम में मैं उस पार्ट को लाकर आपकी गाड़ी में डाल दूंगा और ये अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो जो एसपी साहब होते हैं वो उसे अपने बारे में बताते हैं क्योंकि एसपी साहब फिलहाल सिविल ड्रेस में थे और इसी वजह से वो मैकेनिक उन्हें केवल आम ग्राहक ही समझ रहा था। लेकिन फिर एसपी साहब उसे अपना पूरा के पूरा परिचय देते हैं और परिचय देने के बाद उस व्यक्ति का फोन नंबर ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है तुम ऐसा करना, कल इस गाड़ी को ठीक करवा देना और उसके बाद मेरा ड्राइवर आकर इस गाड़ी को ले जाएगा। जो एसपी साहब होते हैं वो मैकेनिक से कहते हैं कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर यहां से आप मुझे किसी गाड़ी में लिफ्ट दिला दो। तो उसके बाद एसपी साहब और मैकेनिक वहां पर खड़ा होकर गाड़ियों का वेट करने लगते हैं। रोड थोड़ा सा सुनसान था तो वहां से कभी कभार कोई सवारी निकला करती थी। अब इसी तरह से वेट करते हुए एक गाड़ी उनको आती हुई दिखाई देती है। तो जो मैकेनिक होता है वो उस गाड़ी को हाथ मारता है और हाथ मारने के बाद वो गाड़ी वहां पर रुक जाती है और उसका जो ड्राइवर होता है उसे उस गाड़ी से उतारता है और एसपी साहब के पास ले आता है। वहां पर आने के बाद जो एसपी साहब होता है वो अपना परिचय उस ड्राइवर को देता है और कहता है कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं चाहता हूं आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दीजिए, मुझे यहां से थोड़ी ही आगे जाना है। उसने उस गांव का नाम बताया था जिस गांव के अंदर उसे जाना था जहां पर एसपी साहब के रिश्तेदार रहा करते थे। अब इस बात को सुनने के बाद जब ड्राइवर देखता है कि एसपी साहब है, इस शहर में नई नई इनकी पोस्टिंग हुई है, तो वो भी एसपी साहब को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। अब गाड़ी के अंदर पहले से ही 10 सवारी मौजूद थी तो एसपी साहब को वो सवारियों में एडजस्ट करके बिठा लेता है और कहता है कि साहब कोई बात नहीं, मैं उसी गांव से निकल कर जाऊंगा जिस गांव के बारे में आप बता रहे हो, तो वहां पर मैं आपको छोड़ दूंगा। इसके बाद एसपी साहब उस गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही 2 किलोमीटर का सफर तय होता है तो उसके बाद पुलिस का नाका आता है और उस पुलिस नाके पर उस गाड़ी को वहां के पुलिस ने रोक लिया था। हवलदार ने उसे रोकने का इशारा किया था और इसके बाद ड्राइवर गाड़ी को साइड में लगा लेता है और उसके बाद गाड़ी से उतर जाता है। अब इन सभी चीजों को देखकर जो एसपी साहब थे वो भी गाड़ी से उतर जाते हैं। तो जो हवलदार होता है वो ड्राइवर से गाड़ी के कागज मांगने लगता है। इसके बाद ड्राइवर गाड़ी के कागज दिखाता है। कागज पूरी तरह से कंप्लीट थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी जो हवलदार होता है वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई सवारियों को गिनने लगता है। अब सवारियों को गिनने के बाद उसे पता चलता है कि इस गाड़ी के अंदर 11 पैसेंजर सवारी कर रहे हैं, जबकि इसका परमिट 10 लोगों का है और एक सवारी इसकी फालतू है। अब इसके बाद हवलदार उससे कहने लगता है कि तुमने गलत किया है, तुम यहां पर इस गाड़ी के अंदर 11 लोगों को बैठाकर चल रहे हो, जबकि तुम्हारी गाड़ी में परमिट जो पास हुआ है वो 10 लोगों का है, तुम्हारा चालान होगा। और ऐसा कहकर वो गाड़ी के ड्राइवर को वहां के बड़े साहब के पास ले जाने लगता है। वहां पर बड़े साहब एक चेयर पर बैठे हुए थे और किसी से फोन पर बातें कर रहे थे। इतनी ही देर में वहां पर एसपी साहब भी ड्राइवर के पीछे पीछे आ गए थे क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उनकी ही वजह से हुआ था। इस ड्राइवर ने एसपी साहब से पहले ही कहा था कि मेरी गाड़ी के अंदर 10 लोगों की पासिंग है, लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो आगे मुझे पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन एसपी साहब ने उसको भरोसा दिलाया था कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसके बाद जो हवलदार होता है वो पूरी घटना उस बड़े साहब को सुनाता और कहता है कि इनकी गाड़ी में 10 लोगों की पासिंग है, लेकिन इसने 11 लोग बैठा रखे हैं और इनका चालान बनता है। इसके बाद जो वहां के बड़े साहब थे वो उस गाड़ी के कागजों को चेक करते हैं और चेक करने के बाद ड्राइवर से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही गलत कर रहे हो, तुम्हारी गाड़ी में 10 लोग पास है और तुमने 11 लोग बैठा रखे हैं
और इसका तुम्हें चालान भरना पड़ेगा, तुम्हारा 1500 रुपये का चालान बनेगा। अब इस बात को जैसे ड्राइवर सुनता है तो वो उसे हाथ जोड़ने लगता है, लेकिन तभी एसपी साहब बीच में बोलते हुए कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, इससे मैंने ही लिफ्ट मांगी थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और इसने तो मुझे लिफ्ट दी है। इसने मुझसे कहा भी था कि आगे साहब लोग मिलेंगे और वो लोग हमारा चालान काट देंगे, लेकिन मैंने इससे कहा था कि कोई बात नहीं, मैं साहब लोगों से बात कर लूंगा। जो एसपी साहब थे वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, कहते हैं कि साहब कोई बात नहीं, मेरी मजबूरी थी और इसी वजह से मुझे इससे लिफ्ट लेनी पड़ी। अब इसके बाद जो बड़े साहब होते हैं वो उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि चालान तो होकर रहेगा। ऐसा कहकर वो दोबारा से फोन पर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी जो हवलदार होता है वो उस ड्राइवर के पास जाता है और उसके कान में कहने लगता है कि अगर आप लोगों को चालान से बचना है तो साहब 1500 का चालान बता रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए 500 रुपए साहब को दे दीजिए और आपकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। अब इस बात को जैसे ड्राइवर के साथ एसपी साहब सुनते हैं तो हवलदार साहब से कह देते हैं कि कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए, हम 500 रुपए दे देंगे। अब ऐसा कहते हैं जो हवलदार होता है वो बड़े साहब के पास इस बात को बताने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वो ड्राइवर से कहते हैं कि अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, यहां से आगे का मामला मैं संभालूंगा, तुम केवल इतना करो, अपने फोन को ऑन कर लो वीडियो रिकॉर्डिंग पे और अपने जेब के अंदर इस तरह से रख लो जो किसी को पता ना चले कि तुम इस सारे मामले की वीडियो बना रहे हो। ऐसा कहने के बाद जो ड्राइवर होता है फोन को वीडियो रिकॉर्डिंग पर ऑन करके अपने जेब में रख लेता है और उसके बाद एसपी साहब के साथ बड़े साहब के पास पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वो बड़े साहब से कहने लगते हैं कि साहब 500 रुपए तो काफी ज्यादा है, आप थोड़ा कम में काम चला लीजिए। लेकिन तभी बड़े साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आपका 1500 रुपए का चालान है और उसे मैं 500 में कंप्लीट कर रहा हूं, 500 रुपए जुर्माना भरो और तुम यहां से जा सकते हो। इसके बाद जो एसपी साहब होते हैं अपने जेब से 500 रुपए का नोट निकालते हैं और उस बड़े साहब को दे देते हैं। अब ये सभी बातें ड्राइवर के फोन में रिकॉर्ड हो रही थी। इसके बाद एसपी साहब वहां से ड्राइवर के साथ चुपचाप वापस आने लगते हैं और जैसे ही वो लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो एसपी साहब दोबारा से वापस मुड़ते हैं और ड्राइवर को लेकर दोबारा से बड़े साहब के पास पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वो उनसे कहते हैं कि साहब आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है, आप हमसे इस तरह की वसूली क्यों कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो बड़े साहब होते हैं वो थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं और हवलदार को बुलाकर कहने लगते हैं कि हवलदार इन लोगों का चालान काटो। लेकिन तभी जो ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि साहब हमने तो आपको 500 रुपए दे दिए हैं, फिर हमारा चालान क्यों। तो बड़े साहब कहते हैं कि तुम लोग जो होशियारी दिखा रहे हो इसकी वजह से तुम्हारा चालान होगा, तुम्हारे 500 रुपए भी जाएंगे, अलग से 1500 रुपए का तुम्हें फाइन भी भरना पड़ेगा और मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूं। ऐसा कहकर वो हवलदार को आदेश देता है। अब इन सभी बातों को जैसे एसपी साहब देखते हैं तो एकदम से उससे कहने लगते हैं बड़े साहब से कि आपको जरा भी शर्म नहीं आती इस तरह से रिश्वत मांगने में, और रिश्वत मांगने के बावजूद भी आप इसका चालान काट रहे हो, आपको यह शोभा नहीं देता। अब इस बात को सुनने के बाद जो बड़ा साहब वहां पर बैठा हुआ था उसे एकदम से गुस्सा आता है और वो एकदम से खड़ा होने के बाद एसपी साहब का कॉलर पकड़ लेता है और वह एसपी साहब को चाटा मारने ही वाला था। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वो एकदम से अपना आई कार्ड निकालते हैं और उस बड़े साहब के सामने कर देते हैं। अब जैसे ही बड़े साहब एसपी साहब का आई कार्ड देखते हैं तो एकदम से उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, सर के ऊपर से आसमान चला जाता है। वे एकदम से चुपचाप खामोश से खड़े रह जाते हैं और एकदम हड़बड़ाहट में उनको सैल्यूट मारते हैं और कहते हैं कि साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मामला जब गर्मा गर्मी का हो गया था तो उस गाड़ी के अंदर जितनी भी सवारियां भरी हुई थी वो सारी भी वहां पर आकर खड़ी हो जाती हैं और तभी सवारियों के बीच में से एक व्यक्ति कहने लगता है कि इन लोगों का तो रोज का काम है, रोज हमें इसी रूट से आना जाना पड़ता है, तो ये गाड़ियों को रोकते हैं और गाड़ियों को रोकने के बाद उनसे पैसा वसूल किया करते हैं। अब इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब उस बड़े साहब को धमकाने लगते हैं और ये बात जैसे सभी पुलिस वाले देखते हैं तो वो लोग भी भौचक्के से खड़े रह जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आखिर आज ये हमारे साथ ऐसा क्या हुआ है। एसपी साहब उनको अच्छी तरह से धमकाते हैं और धमकाने के बाद बड़े अधिकारियों के पास फोन कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि मौके पर आकर इन लोगों को फौरन से सस्पेंड करो और इनकी जगह किसी दूसरी टीम को यहां पर काम करने के लिए बैठाओ, क्योंकि ये लोग अवैध तरह की वसूली करते हैं और इस बात का सबूत मेरे पास है। ऐसा कहकर एसपी साहब उसी गाड़ी से लिफ्ट लेते हैं और लिफ्ट लेने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वे अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं और रिश्तेदारों से मिलने के बाद उनको पूरी कहानी बता देते हैं। उसके बाद जो उसके रिश्तेदार होते हैं वो भी उसे बताते हैं कि यहाँ पर तो यह आम बात है और यहाँ की पुलिस अक्सर ऐसा करती रहती है। लेकिन एसपी साहब उनसे कहते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, मैंने उन सभी को सस्पेंड करवा दिया है और उनके खिलाफ मैं कोर्ट में कार्रवाई भी करूंगा, इस बात का सबूत मेरे पास है और मैं उस सबूत को लेकर कोर्ट तक जाऊंगा। धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह जैसी होती है तो एसपी साहब अपने ड्राइवर को फोन करते हैं। उनका ड्राइवर अपने घर से आकर उस मैकेनिक की दुकान से उसकी कार को लेता है और कार को लेने के बाद सीधा एसपी साहब के वहां पहुंच जाता है जहां पर एसपी साहब थे। एसपी साहब अपने रिश्तेदारों से विदा लेकर उस गाड़ी में बैठते हैं अपने ड्राइवर के साथ और सीधा गाड़ी को उस स्टैंड पर लगाने की कहते हैं जिस स्टैंड से वो गाड़ी वाला आया था, जिस गाड़ी में बैठकर वो रात सफर कर रहा था। उसके बाद जो उसका ड्राइवर
होता है उस स्टैंड पर जाकर गाड़ी लगा देता है, जहां से कई गाड़ी वाले अपनी गाड़ियों में सवारियों को भरा करते थे और इधर से उधर ले जाकर छोड़ा करते थे। उसी से अपनी जीविका को चलाया करते थे। वहां पर जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं उस ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसके साथ रात में उन्होंने सफर किया था। अब जैसे ड्राइवर एसपी साहब को अपने सामने देखता है तो उसे बिल्कुल से विश्वास नहीं होता। उसके बाद जो ड्राइवर होता है उनको स्टैंड के अंदर बैठाता है और बैठाने के बाद सभी ड्राइवर उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एसपी साहब ड्राइवर से कहते हैं कि आप लोगों को पुलिस की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे कुछ अफसर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आप लोगों को अगर आगे कैसी भी कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। एसपी साहब उस ड्राइवर से उस वीडियो को लेते हैं जो रात उसने उसकी बनाई थी और उस वीडियो को लेने के बाद सभी ड्राइवर को हिदायत देते हैं कि आप लोगों को अपने कागज पूरे करके अच्छी तरह से चलना है और उसके बाद भी अगर आपको पुलिस परेशान करे तो आप बेझिझक मुझ पे फोन कर सकते हो। ऐसा कहकर एसपी साहब वहां से अपने ड्राइवर के साथ बैठते हैं और सीधा अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद जो एसपी साहब होते हैं उन पुलिस वालों पर कार्रवाई करते हैं और उन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद एसपी साहब सबूत के तौर पर उस वीडियो को कोर्ट में पेश कर देते हैं। अब जैसे वीडियो कोर्ट में पेश हुआ था तो उसके बाद जज साहब उन सभी पुलिस वालों को सजा सुना देते हैं जो वहां पर उस नाके पर अवैध वसूली कर रहे थे और उनका साथ दे रहे थे। सभी पुलिस वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। इधर जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और मेहनत से किया करते हैं और चारों तरफ इस बात का हल्ला मच जाता है कि यहाँ के एसपी साहब ने ग्राउंड लेवल पर जाकर इस तरह की तहकीकात की है। इधर जो स्टैंड के ड्राइवर थे सभी के पास एसपी साहब का नंबर था और जब भी उनको कोई परेशानी हुआ करती तो वो सीधा एसपी साहब के पास फोन कर दिया करते और एसपी साहब भी उनकी शिकायत पर आकर उनकी मदद किया करते थे। अगर वो खुद भी नहीं जा पाते थे वो अपने स्टाफ से किसी व्यक्ति को वहां पर भेज देते और कहा करते कि जो जायज हो वही तुम्हें करना है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ईमानदार एसपी साहब की जिन्होंने अपनी ईमानदारी का सबूत वहां पर दिया जहां पर वो किसी दूसरे की गाड़ी में लिफ्ट लेकर बैठे थे, लेकिन उसको ही पुलिस ने रोक लिया और उन लोगों से पैसे मांगने लगे। आप क्या कहना चाहते हो एसपी साहब के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उन पुलिस वालों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों का उद्देश्य यह है कि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ अच्छा सीख सको और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में जो एसपी साहब ने किया था वो काबिल तारीफ था, लेकिन जो उस बड़े साहब ने किया था वो बिल्कुल ही नागवार था। और अक्सर लोग वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि 100% पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं हुआ करते। अगर कुछ बुरे लोग होते हैं तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे कि एसपी साहब हैं, और सभी को एक बराबर समझना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।